नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अभिशाप बना वरदान। मत मारो बहू, इस बुढ़िया पर तरस खाओ। 80 वर्षीय वृद्ध अम्मा अपनी बहू के आगे हाथ जोड़े डरी सहमी रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन आज उनकी बहू पर तो खून सवार था, जैसे वह आज अपनी सासू माँ को जान से ही मार देगी। वह उनको उनकी छड़ी से मारी जा रही थी। पास खड़ा उनका बेटा हंस रहा था और हंस कर बोल रहा था, बुढ़िया, तेरे साथ यही होना चाहिए। तू इसी के लायक है। अगर अपनी सलामती चाह रही हो तो अपनी बहू को सच सच बोल दो। सच बता रही हूँ बेटा, मुझे नहीं पता कौन है यह 80 वर्षीय वृद्ध अम्मा और अपनी बहू के सामने यूं क्यों दया की भीख मांग रही है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रात के 12 बज चुके थे। आज गीता जी परेशान होते हुए इधर से उधर कर रही थी, लेकिन आज गीता जी का एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा है। पर अभी तक न उनकी बेटी सोनी आई और न ही उसका फोन। वह बार बार फोन लगा भी रही थी, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। शाम से ही आंधी तूफान के साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज बारिश तो रुकेगी ही नहीं। बारिश को देखकर गीता जी की चिंता और बढ़ी जा रही थी। हे ईश्वर, पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गई हो। ऐसा सोचकर ही उनका दिल कांप जाता है। वे तुरंत अपने घर के मंदिर में जाकर अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती हैं। मेरी बच्ची जहाँ भी हो उसका ख्याल रखना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा भी निकल रही थी। आज माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। उनकी बेटी जो अभी तक नहीं आई थी, अभी अभी उसकी नई जॉब लगी है, लेकिन कभी भी लेट होती है तो अपनी माँ को फोन करके बोल देती है। सोनी वैसे तो अक्सर लेट ही हो जाती थी, फिर भी वह 9 बजे तक घर आ जाती थी। लेकिन आज तो रात के 12 बज चुके थे और अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। गीता जी ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती हैं, लेकिन आज बारिश इतनी तेज थी कि बाहर देख पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए तो उनका दिल और घबराई जा रहा था कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ अनर्थ न हो जाए। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी कमरे की लाइट खुली होने की वजह से उनकी बीच वाली बेटी कविता, जो अपने कमरे में सो रही थी, उसकी भी आंखें खुल जाती है। तो वह दौड़कर माँ के पास आती है। माँ, इतनी रात हो गई है, अभी तक आप सोई नहीं? तो गीता जी बोलती हैं, अरे इतनी रात हो गई, अभी भी तेरी छोटी बहन नहीं आई है, पता नहीं। इतना कहकर वो रो पड़ती हैं। कविता उनके पास बैठती है और बोलती है, हो सकता है माँ किसी काम में फंस गई होगी। अरे बेटा, रात के 1 बजे ने वाला है और ना ही उसका फोन लग रहा है, ना ही उसका फोन आया है। कविता माँ को बोलती है, पहले आप आराम से बैठिए, आप ज्यादा ना घबराइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। और दौड़कर किचन से 1 गिलास पानी लेकर आती है। पहले आप पानी आराम से पीजिए। फिर कविता भी सोनी को फोन लगाती है, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगता है। देखा न बेटा, आज उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में न पड़ गई हो। तभी कविता हंस कर बोलती है, माँ, तुम्हारी बेटी और मुसीबत में? अरे वह तो अच्छों को मुसीबत में डाल दे, वह तो खुद एक मुसीबत है। तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं एक माँ हूँ। जब तू माँ बनेगी तब तुझे समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ। अभी तो तू मुझ पर हंस ले। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कविता दौड़कर दरवाजा खोलती है। सोनी का कान पकड़ते हुए कविता बोली, तुम एक कॉल नहीं कर सकती थी? देखो माँ, कितना परेशान हो गई है तेरे लिए। आंसू बहाए जा रही हैं। तभी सोनी दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलती है, अरे माँ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप इतना परेशान हो जाती हैं।
गीता जी बोली, बेटा, बच्चे चाहे जितना बड़े हो जाएं, एक माँ के लिए वे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अरे फालतू की बातें छोड़ो, पहले यह बता कि तुझे आज इतना लेट कैसे हो गया, और लेट हो भी गई तो तू क्या मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकती थी? देख, तेरी बहन और मैं कितना परेशान थे तेरे लिए। अरे माँ, बहुत लंबी कहानी है, पहले आप मुझे खाने को दे दो, फिर बैठकर बताती हूँ। इधर कविता भी टीवी खोलकर बैठ जाती है। फ्रेश होकर खाना खाने बैठती है तो गीता जी बोलती है, बेटा, क्या हुआ था जो तू इतनी लेट हो गई? माँ, मैं स्टेशन चीफ गेट से मिलने गई थी और मिलकर घर ही लौट रही थी। यही 8:30-9 बज रहे होंगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो हम वहीं रुके थे और मैंने देखा एक 80 साल की बुढ़िया माँ चलती ट्रेन के सामने खड़ी हो गई है और रोए जा रही है। शायद वह आत्महत्या करने जा रही थी। मैंने और मेरे ड्राइवर ने उसे दौड़ करके बचाया, लेकिन वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नहीं तो आज जाने क्या हो जाता। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है तो गीता जी बोलती हैं, फिर तुमने उस वृद्ध महिला का क्या किया? अरे माँ, आपकी बेटी इस जिले की आईएएस ऑफिसर है। ऐसा तो नहीं है कि उनको मरते वहाँ छोड़ देती। फिर उनको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इनको बहुत कमजोरी है। शायद उन्होंने 3-4 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया होगा। उनको बहुत देर तक होश नहीं आया। जब उनको होश नहीं आया तो डॉक्टर साहब बोले, मैम, आप जाइए, जैसे ही अम्मा जी को होश आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। यह सब सुनकर गीता जी भी सोच में डूब जाती हैं। माँ, अब आप कहाँ सोच में डूब गई? अरे कुछ नहीं बेटा, बस यही सोच रही हूँ, इतनी बुजुर्ग महिला जिसने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया और आत्महत्या करने जा रही थी, कैसे लोग होंगे उनके घर वाले? तभी माँ, मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ, अब आप उनकी चिंता करने लगेंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करती। अब यह बता, तूने फोन क्यों नहीं किया? इधर से मैंने भी न जाने कितनी बार फोन मिलाया पर मिल ही नहीं रहा था। वह माँ, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए थोड़ी देर में सब लोग बातें करके सो जाते हैं। सुबह सुबह ही सोनी की फोन की घंटी बजती है। डॉक्टर साहब का फोन था। वह बोलते हैं, मैम, उन बुजुर्ग अम्मा जी को होश आ गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आकर मिलती हूँ। सोनी जल्दी जल्दी नाश्ता करके सीधे अस्पताल जाती है और उन बुजुर्ग अम्मा से मिलती है तो सोनी बोलती है, अम्मा जी, क्या आप ठीक हैं? लेकिन वो बुजुर्ग महिला शायद कमजोरी की वजह से बोल नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैम, इनको बोलने में समय लग सकता है क्योंकि यह बहुत डरी हुई हैं और इनके शरीर पर चोट के निशान भी है। शायद इनको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है, छड़ी या डंडे से। डॉक्टर की बात सुनकर सोनी तो दंग रह जाती है, लेकिन यह तो इतनी बुजुर्ग है, इनको कौन इतनी बेरहमी से मारेगा? डॉक्टर साहब बोलते हैं, अब यह तो अम्मा ही बता सकती हैं। अब सोनी को पता नहीं क्यों उन बुजुर्ग अम्मा से कुछ अपनापन लग रहा था। 1-2 दिन में डॉक्टर की उचित देखभाल से वह महिला कुछ ठीक हो गई और अब डॉक्टर का जवाब भी दे रही थी। तो डॉक्टर ने सोनी को फोन करके बताया कि अम्मा अब पहले से काफी बेहतर अवस्था में है। तो सोनी उनको अस्पताल में देखने पहुंच जाती है। वह उन बुजुर्ग महिला से बोलती है, अम्मा, अब आप ठीक तो है ना? तो वह सिर हिलाकर जवाब देती हैं और उसके आगे हाथ जोड़कर उसे बोलती हैं, बेटा, डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम ही मुझे इस अस्पताल में लेकर आई थी, पर अम्मा, आप इस तरह इतनी बारिश में उस रात ट्रेन के सामने क्यों जा रही थी? क्या हुआ था कि आप इतना परेशान हो गई थी कि बारिश भी इतनी तेज थी, फिर भी आप इतनी जोर से भागी जा रही थी? तो उन बुजुर्ग अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे
डर से कांपने लगती हैं। उनको इस तरह कांपते हुए देखकर सोनी बोलती है, अरे अम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही हो? रोइए मत। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब मुझे बताइए। ऐसे रोता हुआ उन्हें देखकर वह भी अंदर से परेशान हो जाती है। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर उसी अंदर तक बेचैनी हो जाती है। अम्मा जी, आप बिल्कुल भी डरिए मत। मैं यहाँ की डीएम हूँ, इसलिए आप बिना डरे सब बात खुलकर बताइए। आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब मैं आपके साथ हूँ। यह सब सुनकर अम्मा बोलती हैं, बेटा, मेरा नाम देवकी है। मेरे पति का देहांत बहुत साल पहले ही हो गया था। मैं अपने बेटे बहू के पास इसी जिले में रहती हूँ। जब मेरे नाम बहुत सारी जमीन जायदाद थे तो मेरे बेटे बहू मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं कुछ भी बोलती वे चुपचाप सुन लेते। मेरा ही पसंद का खाना बनाया जाता। समझ लो उस घर में मेरा ही डंका बजता था। मैं अपने घर में महारानियों की तरह रहती। सब कुछ मेरे अनुसार चलता। मैं अपने बेटे बहू पर फूले न समाती। मेरे दो पोते भी थे, वह भी मेरे पीछे पीछे दादी दादी कहकर आगे पीछे घूमते रहते। मैं अपने छोटी सी दुनिया में खुश थी। कुछ साल तो ठीक रहा, फिर पता नहीं कब धोखे से बेटे बहू ने जमीन जायदाद के कागज पर मेरा अंगूठा लगवा लिया। मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन की बात है, मैंने पूछा, बेटा, खेती से कितने पैसे मिले हैं? तो मेरा बेटा बोला, अरे माँ, आप इस उम्र में पैसे जानकर क्या करेंगी कि कितने पैसे मिले हैं? अब आप आराम से घर पर बैठिए, मैं हूँ ना, सब देख लूँगा। तब मैंने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे बस तुम इतना बताओ कि कितने पैसे इस साल खेती से प्राप्त हुए हैं। तभी मेरे बेटे की पत्नी बोलती है, इस बुढ़िया का एक पैर कब्र में लटका है, फिर भी पैसे पैसे बड़बड़ाए जा रही है। आज से पहले जो बहू मुझे माँ जी के अलावा कुछ नहीं बोलती थी, उसके मुंह से बुढ़िया सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। तो मैं अपनी बहू से बोली भी, बहू, ये तुम कैसे बोल रही हो? तभी मेरा बेटा बोलता है, कैसे बोल रही हो? सही तो बोल रही है। और हाँ, ज्यादा मुंह चलाओगी ना तो इस घर से निकालने में जरा सी देर न लगेगी हम दोनों को, समझी? तभी मैं बोली, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो और मुझे अपने घर से ही निकालने की बोल रहे हो। अभी भी यह घर जमीन जायदाद सब मेरे नाम पर है, समझे? तभी दोनों हंसते हुए बोलते हैं, बहुत हो गया आपका इस घर में राज, अब सब हमारा है। आपने अपनी मर्जी से सारा जायदाद घर हमारे नाम कर दिए हैं, समझी आप? और खबरदार, जो हमारी शिकायत पुलिस वालों से की, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मेरे बेटे बहू अच्छी तरह से जानते थे कि मैं चुप रहने वाली नहीं, इसीलिए पहले ही पुलिस वालों के पास पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा चुके थे। मैं पुलिस वालों के पास गई पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं चुपचाप वहां से घर चली आई। मेरी बहू का तो मानो उस दिन से मेरे ऊपर अत्याचार करना ही शुरू हो गया। अब वह महारानियों की तरह घर पर बैठती और मुझसे घर का पूरा काम करवाती। उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता कि मैं पूरे घर का काम कैसे कर पाऊंगी बुढ़ापे में। जैसे तैसे मैं घर का काम करती, लेकिन वे लोग इससे भी खुश न रहते। मेरे पास बहुत जेवर थे। मुझे अच्छे से पता था अगर वे जेवर उनके हाथ लग गए तो वह मुझे इस घर से निकाल कर फेंक देंगे। लेकिन एक रात मेरे दोनों पोतों ने उन जेवरों को भी चुरा लिया और चुरा कर घर छोड़कर भाग गए। मैंने जब दूसरे दिन जेवरों को चेक किया तो मेरे पास जेवर ही नहीं थे। मैं रोती रही कि मेरे जेवर कौन ले गया, लेकिन मेरे बेटे बहू को मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं कोई बहाना कर रही हूँ। मेरे बहाने से तंग आकर मेरी बहू ने मुझे मारना शुरू कर दिया और बोलने लगी, अगर आज तुमने जेवर नहीं बताए तो मैं तुम्हें जान से
मार डालूंगी। मैं बोलती रही कि मेरे पास जेवर नहीं है, लेकिन मेरी बहू मेरी एक भी बात ना सुनती। मुझे मेरे ही छड़ी से मारी जा रही थी और मेरा बेटा वहीं खड़ा खड़ा हंस रहा था और हंस कर बोल रहा था, बुढ़िया तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, सही सही बता वरना आज तेरी खैर नहीं। उस रात तो मानो बहू पर खून ही सवार हो गया था। उस रात बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मेरे चिल्लाने की आवाज बाहर भी नहीं जा रही थी। पता नहीं कैसे उस रात मैं अपने बेटे बहू के चंगुल से छूटकर भागी। उन लोगों ने तो मुझे 2-3 दिन से खाने को भी नहीं दिया था। मेरे अंदर बहुत ही कमजोरी हो गई थी। वे दोनों मेरे पीछे भागे, लेकिन मैंने जैसे तैसे बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और बहुत तेजी से सड़क पर भागी। मैं भागते भागते स्टेशन जा पहुंची और मुझे लगा रोज रोज के बहू के अत्याचार से अच्छा है कि मैं ही ट्रेन के सामने खड़े होकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लूं। और तभी कोई मेरा जोर से हाथ खींचता है और मैं चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस अस्पताल में थी। वह वृद्ध अम्मा अपनी आप बीती बताई जा रही थी और रोती भी जा रही थी। उनकी दुखद कहानी सुनकर डॉक्टर और नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोनी भी उनकी दुखद कहानी सुनकर दंग रह जाती है। कोई इतना भी खुदगर्ज हो सकता है कि इतनी वृद्ध अम्मा को इतनी बेरहमी से कोई बेटा मार खाते देख सकता है? और कोई औरत इतनी क्रूर भी हो सकती है जो इतनी बुजुर्ग महिला को इतनी बुरी तरह से मार सकती है? फिर सोनी वृद्ध अम्मा से बोलती है, अम्मा आप कुछ चिंता मत करिए, हम आपके केस की अच्छी से तहकीकात करेंगे। और पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से बोलती है, इनके बहू बेटे के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो जानी चाहिए। और डॉक्टर से सोनी पूछती है, इनको कब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैम इन अम्मा को अभी भी 2-3 दिन तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है डॉक्टर, आप इनका अच्छे से इलाज करिए। आज सोनी बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर पूरे दिन परेशान रही, जबकि वह जिस प्रोफेशन में थी उसमें तो यह सब आम बात थी। लेकिन पता नहीं उसको उन अम्मा के लिए आज कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। वह शाम को जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर रात के 7-8 बजे के बीच घर पहुंचती है और फ्रेश होकर खाना खाने बैठती है। रह रहकर उसका ध्यान उन वृद्ध अम्मा जी की तरफ जा रहा था। गीता जी उसे इस तरह शांत देखती हैं तो बोलती हैं, बेटा क्या बात है, तुम आज इतना शांत क्यों हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तो सोनी बोलती है, माँ आज कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं रह रहकर उन वृद्ध अम्मा की तरफ ध्यान चला जाता है। तो गीता जी बोलती हैं, क्यों बेटा, ठीक तो है वह अम्मा या नहीं? नहीं माँ, वे बिल्कुल ठीक हैं। पता नहीं उनकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उनसे मेरा कोई रिश्ता हो। बेटा मुझे भी तो बताओ, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम उनकी कहानी सुनकर इतना परेशान हो? तब सोनी उन वृद्ध अम्मा जी की सारी कहानी अपनी माँ गीता जी को बता देती है। वह बताती है कि कैसे उनके बेटे बहू उनको खाने को भी नहीं देते थे और मारते भी थे। उनकी कहानी सुनकर तो आज गीता जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ में बैठी कविता भी उनकी करुण कहानी सुनकर दंग रह जाती है। गीता जी पूछती हैं, बेटा उन अम्मा जी का क्या नाम है? जब वे इस जिले की हैं तो हो सकता है हम उनको जानते हों। अरे माँ, उन्होंने अपना नाम कुछ बताया तो था, पर मेरा ध्यान उतर गया। डॉक्टर ने 2 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज करने को बोला है। पर माँ अब वह कहाँ जाएंगी? अरे बेटा, उन्हें अपने साथ यहीं ले आना, मेरा भी उनसे मिलने का मन है। ठीक है माँ, लेकिन अब आप उन वृद्ध अम्मा के बारे में ज्यादा सोचने मत लगना। डॉक्टर ने आपको ज्यादा
सोचने से मना किया है ना। और आपको पता ही है, आपके सिवा हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे पता है मेरी माँ, अब तू परेशान ना हो। मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों को इस दुनिया से छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी साथ बैठी उसकी बहन कविता बोलती है, बस माँ, आप इस पर यह प्यार लुटाती रहे। मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। अरे नहीं, मेरी बेटियां ही तो मेरी जान है। मेरे लिए तुम तीनों ही बराबर हो। अभी वे सब बातें कर ही रही थी कि तभी गीता जी की बड़ी बेटी मीरा का आना होता है। उसको देखकर वे सभी लोग चौंक जाते हैं। तो मीरा बोलती है, माँ, आज अचानक ही मुझे आना हुआ। मेरे नए केस के सिलसिले से मुझे कुछ यहाँ काम था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मीरा गीता जी की बड़ी बेटी है और जानी मानी वकील भी। तभी नानी नानी मौसी मौसी कहते हुए बंटी और लवली भी आ जाते हैं और उनको देखकर गीता जी, सोनी और कविता खुशी से चहक उठते हैं। अरे माँ, मैंने सोचा इन दोनों की छुट्टियाँ थी तो सोचा इनको भी ले आती हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। चल आज तुम भी हम लोगों के साथ खाना खा लो। बच्चों से मिलकर खूब बातें की, सभी बहुत खुश थे। अगली सुबह सोनी के साथ गीता जी भी अस्पताल के लिए निकल जाती हैं। दोनों लोग रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन करती हैं। आज न जाने गीता जी भी कुछ अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। आज उनका भी दिल घबरा रहा था। तभी सोनी कहती है, माँ, तुम यहाँ दर्शन करो, मैं अम्मा को भी डिस्चार्ज कराकर यही मंदिर ले आती हूँ। तब तक तुम मंदिर में ही बैठो। सोनी अस्पताल पहुंचकर अम्मा जी को डिस्चार्ज कराती है और उन्हें मंदिर ले आती है, लेकिन गीता जी मंदिर से जा चुकी थी। सोनी अपनी माँ को फोन लगाती है, माँ, आप कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज आती है, बेटा, मैं घर आ गई हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। ठीक है माँ, हम अभी घर आते। मैं अम्मा जी को लेकर घर आती हूँ। जब वह घर पहुँचती है तो गीता जी सब्जी लेने बाजार चली जाती हैं। तब सोनी अम्मा को कहती, अम्मा, आप यहीं रेस्ट करिए, मेरी माँ आती होंगी। और वह फोन पर बतियाने लगती है। गीता जी सब्जी लाकर घर आती हैं तो देखती हैं कि कमरे में कोई बुजुर्ग अम्मा सोई है। वह समझ जाती है कि वह वही बुजुर्ग अम्मा है, लेकिन वह खाना बनाने में बिजी हो जाती हैं। जब खाना बन जाता है तब भी अम्मा जी सोई रहती हैं। वह उन्हें जाकर उठाती है, अम्मा जी उठिए। और जैसे ही गीता जी की नज़र उन वृद्ध अम्मा के चेहरे पर पड़ती है तो वह उन्हें देखकर अंदर तक हिल जाती हैं। और जैसे ही अम्मा की नज़र गीता जी के चेहरे पर पड़ती है तो वो भी दंग रह जाती हैं। और गीता जी वृद्ध अम्मा को देखकर अपने अतीत में डूब जाती हैं। 60 वर्षीय वृद्ध अम्मा के आगे आज उनकी छोटी बहू गीता जी रोए जा रही थी। माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? पता नहीं मेरी छोटी बेटी को अचानक क्या हो गया। माँ जी, आप जरा चल कर देख लो। माँ, कल से उसे बहुत तेज बुखार है। आज तो मैं उसे आवाज लगाए जा रही हूँ पर वह बोल ही नहीं रही है। माँ, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, नहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। तभी गीता जी की सासू माँ बोलती हैं, बेटी ही तो है, मर जाएगी तो हमारा एक मुसीबत कम होगा। वैसे भी 3 बेटियों की माँ हो, बेटा तो तुमसे पैदा नहीं हुआ और मेरे बेटे को खा गई, वह अलग से। चल हट यहाँ से। तभी उनकी बहू गीता जी अपनी सासू माँ देवकी जी के पैर पकड़ लेती हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसे मत बोलिए। एक माँ होकर आप ही माँ के दर्द को समझ सकती हैं। तभी देवकी जी अपनी बहू को एक जोरदार लात मारती हुई बोलती हैं, जब पाल नहीं सकती तो पैदा क्यों किया? कहीं ले जाकर मार दे इन बेटियों को। माँ जी, मेरी बच्चियों के लिए ऐसे मत बोलिए, वे आपकी भी तो पोतियां हैं माँ। अपनी बहू की बात सुनकर देवकी
गुस्से में बोलती है, अरे मनहूस कहीं की, मेरी कोई पोती वेती नहीं है, मेरे सिर्फ 2 पोते हैं। मैंने इतनी बार अपने बेटे रमेश को इतना समझाया कि दूसरी शादी कर ले, तू ना बढ़ा पाएगी हमारे घर का वंश। लेकिन पता नहीं जाने कहाँ का उसे अपनी बेटियों का मोह चढ़ा था, जो मेरी बात सुनता ही नहीं था। जरूर तूने ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया था। जो बेटा मेरी हर बात मानता था, वो अपनी दूसरी शादी की बात क्यों नहीं मान रहा था। बड़ी बोलती थी, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। नहीं माँ, मैंने आपके बेटे को नहीं भड़काया, बेटे और बेटियां तो ऊपर वाले की देन है। तभी पास खड़ी जेठानी बोलती है, तभी तो देवर जी को तुमने बेटियां पैदा करके बोझ तले दबा दिया। भले ही माँ जी से देवर जी कुछ नहीं बोलते हों, जरूर वे इसी सदमे में रहते होंगे कि उनका तो कोई वंश बढ़ाने वाला ही नहीं है, इसीलिए उनका दिमाग काम नहीं किया और वह मोटर बाइक से खाई में जा गिरे। राम राम, न जाने उनके ऊपर क्या बीती होगी। माँ जी, मैं तो बोलती हूँ, निकालो इनको इस घर से, अब इनका यहाँ क्या काम है। सही कह रही है बड़ी बहू तू, और उसे धक्के मारकर अपनी छोटी बहू को घर से निकाल देती हैं कि तुझसे तो मेरा वंश नहीं चल पाया, अब तू जा कहीं और अपने तीनों बच्चों को लेकर। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं, वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गीता जी उनके आगे रहम की भीख मांगती रही, पर उन्हें तो उनके बीमार बच्ची पर भी तरस नहीं आया। कुछ देर गीता जी घर के दरवाजे के पास बैठे बैठे रोती रहीं। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। गीता जी अपनी बीमार बच्ची के लिए दूध मांग रही थी, पर देवकी जी तो पोतों के मोह में पागल हुई थी। गीता जी जब अपने तीनों बेटियों के साथ रोते बिलखते अपने पिता के घर पहुंचती हैं, तो पिता तो हालत ऐसी हो जाती है जैसे काटो तो खून नहीं। गीता जी बोलती हैं, पिताजी, मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं उन्हें उनका वारिस नहीं दे पाई। कृष्णकांत जी उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, घबरा मत, मैं तेरी सास से बात करूंगा, और वह तुरंत देवकी जी के घर पहुंच जाते हैं। कृष्णकांत जी कहते हैं, मेरी बेटी इस घर की बहू है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे, तुम्हारी बेटी इतनी मनहूस है जो हमारे घर को कुल दीपक ना दे सकी, बल्कि अपने पति को ही खा गई। तभी कृष्णकांत जी बोलते हैं, अरे आप इस पर ऐसा जुल्म न करें, इसकी 3 बेटियां हैं, वह कैसे उनका पालन पोषण करेगी। कृष्णकांत जी अपने सर की पगड़ी रखते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा अनर्थ न करे, और वह जोर जोर से रोने लगते हैं और दया की भीख मांगते हैं। तो पास ही खड़े गीता जी के जेठ अशोक उनकी पगड़ी में लात मार कर बोलता है, जहाँ मरना हो वहाँ जाओ, बस हमारा पीछा छोड़ो, समझे बुढ़े। और कृष्णकांत जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। पिता के बहते आंसुओं को देखकर गीता पिताजी से कहती है, अब वहाँ इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कृष्णकांत जी वृद्ध थे और गीता जी उनकी इकलौती पुत्री थी। वह एक गरीब किसान थे। उन्होंने जैसे तैसे अपने बेटे की शादी देवकी जी के छोटे बेटे रमेश जी से की थी। रमेश जी अपने पिता की खेती का काम ही देखते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जब तक रमेश जी थे तब तक गीता जी से कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन देवकी जी अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए जरूर कहती थी, क्योंकि रमेश जी की 3 बेटियां ही थी। जब पहली बेटी हुई तो देवकी जी कुछ न बोली, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनको कोई भी खुशी नहीं हुई हो। दूसरी बेटी पैदा होने पर तो वे अपने बेटे से बोली, बेटा मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन रमेश जी बोलते हैं, अरे माँ, बेटी बेटे सब बराबर होते हैं, आप चिंता मत करो। रमेश जी के आगे उनकी माँ की बिल्कुल भी ना चलती।
2 बेटियां होने के बाद रमेश जी और गीता जी तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन घर वालों के बार बार बोलने पर वह तीसरी बार बच्चा करने को राजी हो जाते हैं। जब गीता जी तीसरी बार गर्भवती हुई तो सभी को लगा इस बार हो न हो लड़का ही होगा, लेकिन ईश्वर ने तीसरी लड़की ही गीता जी को दी और तीसरी बेटी के जन्म के 2-3 महीने बाद ही रमेश जी बाइक सहित एक खाई में जा गिरे और वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही काल के ग्रास में समा गए। अब तो बेचारी गीता जी का उस घर में गुजारा होना ही मुश्किल हो गया। जेठानी रेनू भी उनको चैन से ना जीने देती। वह इस ताक में रहती कि किसी न किसी तरह सासू माँ के कान भरकर गीता जी को घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि गीता जी की जेठानी के 2 पुत्र थे। तो देवकी जी रेनू की हर बात मानती, क्योंकि पोतों का सुख तो उन्होंने ही उन्हें दिया था। उनके पोते उनके वंश के कुल दीपक जो थे और देवकी जी की 3-3 बेटियां, इसीलिए जेठ अशोक और जेठानी रेनू गीता जी को घर से निकलवाकर उनका हिस्सा हथियाना चाहते थे। इसीलिए वह देवकी जी को गीता जी के प्रति उल्टा सीधा भरते रहते। गीता जी के पति रमेश जी की मृत्यु के 3 महीने बाद ही उन्होंने आज गीता जी को आखिरकार घर से निकलवा ही दिया। अब गीता जी के पिताजी अपनी बेटी को अपनी टूटी फूटी कुटिया में रख लेते हैं, लेकिन अब अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे यह उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पिताजी भी बुजुर्ग थे। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी वह तो उन्होंने बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दी थी और वह ऐसे ही थोड़ी बहुत कृषि उगाई पर उठा लेते थे और अपना खर्चा चला लेते थे। लेकिन अब अपनी बेटी और 3 छोटी बच्चियों का खर्चा उठाना तो उनके लिए भी नामुमकिन था। गीता जी ने घर में ही गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गीता जी की 2 बड़ी बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। उनकी बड़ी बेटी मीरा 8 वर्ष की थी और बीच वाली बेटी कविता 6 वर्ष की थी। वैसे तो तीनों बच्चियां अभी बहुत छोटी ही थी। पहले तो गीता जी के पास ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पढ़ाए गए बच्चे अच्छे नंबर से पास होने लगे, जिससे उनकी प्रशंसा पूरे जिले में फैल गई और उनके पास धीरे धीरे ज़्यादा बच्चे आने लगे। आमदनी बढ़ती गई। घर के कामों में गीता जी की माँ शांता देवी जी सहयोग कर देती थी। इस तरह से दिन बीतने लगे। धीरे धीरे तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। भगवान की दया से तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार निकली। जब कक्षा 12 और कक्षा 10 का रिजल्ट निकला तो दोनों बेटियों ने पूरे जिले में टॉप किया। लेकिन कुछ साल बाद गीता जी के पिताजी और माँ जी का देहांत हो गया। अब तो उनको अपने परिवार की बागडोर अकेले ही संभालनी थी। समय बीतता गया। उनकी बड़ी बेटी मीरा वकील बन गई और बीच वाली बेटी कविता एक शिक्षक बन गई और सबसे छोटी वाली बेटी सोनी कक्षा 12 की परीक्षा में प्रथम आई। वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। गीता जी की बड़ी बेटी मीरा की शादी भी अच्छे घर में हो गई। धीरे धीरे समय बीत गया। सोनी ने आईएएस क्लियर कर लिया। उसने आईएएस में 4था स्थान प्राप्त किया। सोनी उस जिले की ही कलेक्टर बनी जिस जिले में वह रहती थी। आज तो गीता जी का सर गर्व से उठ गया था। आज उनकी तपस्या का फल मिल गया। उनकी तीनों बेटियों ने गर्व से उनका सर ऊंचा कर दिया था। तभी सोनी अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ माँ कहाँ खो गई? तो गीता जी अपने अतीत से बाहर निकल कर आती हैं। सोनी अपनी माँ गीता जी से बोलती है, माँ यह है वह वृद्ध अम्मा जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तभी देवकी जी हाथ जोड़कर अपनी बहू गीता जी से एकदम माफी मांगने लगती हैं। आज गीता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
अम्मा जी को इस तरह अपनी माँ से माफ़ी मांगते देखकर सोनी अपनी माँ की तरफ अचरज भरी निगाहों से देखने लगती है और पूछती है, माँ, क्या आप इनको पहले से जानती हो? गीता जी सोनी को पूरी बात बताती हैं। वह भी सारी सच्चाई जानकर दंग रह जाती है कि कैसे उसकी दादी ने पोतों के खातिर अपनी बहू को धक्के मार के घर से निकाल दिया। इधर देवकी जी अपने कर्मों की माफ़ी मांगे जा रही थी। अब तो सोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि उनकी दादी ने कैसे उनकी माँ पर अत्याचार किया था और वह उन्हें तुरंत घर से बाहर जाने को बोलती है। गीता जी देवकी जी का हाथ पकड़कर बोलती हैं, नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। लेकिन सोनी बोलती है, माँ, इन्होंने तो आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन बेटा अगर हम भी इनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वे अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए बेटा हमारा भी फर्ज है कि हम इनका ध्यान रखें। दरवाजे पर खड़ी उनकी बड़ी बेटी मीरा और कविता सारी बातें सुन लेती हैं। तो मीरा अपने ताऊ जी और ताई जी के खिलाफ केस लड़ती है और उनको 5-5 साल की सजा दिलवाती है। इधर देवकी जी भी अपनी तीनों पोतियों से बोलती हैं, बेटा आज मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि बेटियाँ किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं होती। सच ही मेरा बेटा कहता था कि बेटा और बेटियाँ सभी बराबर होती हैं। मैं कितनी अनाड़ी थी, उसकी बात को तब समझ न पाई और तुम लोगों के साथ मैंने इतना अत्याचार कर डाला। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना, अपनी इस अभागन दादी को। तभी देवकी जी की तीनों पोतियां उनके गले लग जाती हैं और बोलती हैं, अरे दादी, अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप तो हम लोगों की प्यारी दादी हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।